गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा आधुनिक काल और आधुनिक काल में नवजागरण के ऊपर हो रही थी। और कल जो हमने चर्चा शुरू की थी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नवजागरण को जो परिभाषित किया है और नवजागरण को परिभाषित करते हुए उन्होंने नवजागरण के जिन दो लक्षणों की चर्चा की है, पहले लक्षण के रूप में उन्होंने रेखांकित किया दो विसदृश संस्कृति के बीच टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा, और दूसरे लक्षण के रूप में उन्होंने रेखांकित किया है मनुष्य के समग्र और संश्लिष्ट रूप की खोज। तो इससे पहले कि मैं दो विसदृश संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न राजनीतिक ऊर्जा वाले डायमेंशन को बाइंड अप करूं, दो बिंदु मैं उठाना चाहूंगा। पहला बिंदु, अब तक हमारे जो डिस्कशन आपके साथ हुए हैं वहां तक के डिस्कशन में किसी प्रकार के कोई भी प्रश्न आपके हो तो बतलाइए। किसी भी प्रकार की दुविधा हो क्या? नहीं। दूसरा प्रश्न हमने छोड़ा था रामविलास शर्मा के ओपिनियन पर, क्योंकि अगर हम देखें तो रामविलास शर्मा क्या कहते? तो रामविलास शर्मा मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण की बात करते हैं। मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण की बात करते हैं और मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण को वे लोक जागरण की संज्ञा देते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो रामविलास शर्मा आधुनिक सांस्कृतिक जागरण इसे नव जागरण की संज्ञा देते। नहीं। अब अगर आप गौर करें तो ये जो मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण है, इस मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण को वो किसके समकक्ष मानते? इस मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण को वे पश्चिमी रेनेसा के समकक्ष मानते। इसे वे पश्चिमी रेनेसा के समकक्ष मानते। और ये जो आधुनिक सांस्कृतिक जागरण है, इस आधुनिक सांस्कृतिक जागरण को वे प्रबोधनकालीन चिंतन के समकक्ष मानते। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें
शर्मा जी का यह ओपिनियन रामस्वरूप चतुर्वेदी के ओपिनियन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, या अगर हम यह कहें तो रामविलास शर्मा जी चतुर्वेदी जी से कैसे अलग हैं? एक प्रश्न यह उभरता। दूसरा प्रश्न यहां पर यह उभर कर सामने आता, उन्होंने मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण को पश्चिमी रेनेसां के समकक्ष क्यों माना? तो अगर आप देखें पश्चिमी रेनेसां को, तो पश्चिमी रेनेसां की खासियत क्या है? पश्चिमी रेनेसां के केंद्र में सामंत विरोधी मूल्य, पश्चिमी रेनेसां के केंद्र में सामंत विरोधी मूल्य, पश्चिमी रेनेसां के केंद्र में मानवतावादी चेतना, और अगर मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण को देखें तो मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण का आगमन भी किसके विरुद्ध होता? सामंती पुरोहितवादी गठबंधन के वर्चस्व के विरुद्ध। अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो पश्चिमी नवजागरण भी, मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण भी मानवीय सरोकारों से प्रेरित है। यह मानवीय सरोकारों से प्रेरित है और इसने भी क्या किया? तो इसने भी व्यापक सामाजिक धार्मिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। और अगर पश्चिमी रेनेसां को देखें तो पश्चिमी रेनेसां भी क्या करता है? रिफॉर्मेशन की पृष्ठभूमि तैयार करता हुआ आता, धर्म सुधार आंदोलन का आधार तैयार करता हुआ आता। नहीं? और ये जो सिमिलरिटीज है, अच्छा यहां पर एक और चीज देखें, पश्चिमी रेनेसां के मूल में भी क्या मौजूद है?
पश्चिमी रेनेसां के मूल में पूंजी की भूमिका मौजूद है। बाजार मौजूद है। इसके मूल में पूंजी की भूमिका मौजूद है, बाजार मौजूद है। नहीं, और अगर आप यहां पर आकर के देखें मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण में, तो मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण के भी केंद्र में क्या मौजूद है? तो मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण के भी केंद्र में पूंजी, बाजार मौजूद है। यहां पर भी वो मौजूद है। क्लियर? कबीर उसी बाजार का प्रतिनिधित्व करते हुए आते, कबीर उसी पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हुए आते। नहीं, अब यहां जो सवाल उठता है, आधुनिक सांस्कृतिक जागरण को उन्होंने नवजागरण की संज्ञा दी और उन्होंने इन दोनों के बीच अंतर संबंध पर जोर दिया। उन्होंने नवजागरण को क्या माना? लोक जागरण का विस्तार और विकास। और यह विस्तार और विकास जो मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण का हो रहा है, वह किसकी पृष्ठभूमि में हो रहा? तो यह विस्तार और विकास जो हो रहा है वह औपनिवेशिक पृष्ठभूमि में हो रहा है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि औपनिवेशिक है। नहीं, और इस औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के कारण यह लोक जागरण के सामंत विरोधी मूल्यों के अलावा एक और मूल्य को धारण करता हुआ आता। इस नवजागरण के केंद्र में सामंत विरोधी मूल्य तो है ही, अगर आप देखें तो इसके साथ साथ इसके केंद्र में उपनिवेशवाद विरोधी मूल्य भी मौजूद है। और यही उपनिवेशवाद विरोधी मूल्य क्या करता? यही उपनिवेशवाद विरोधी मूल्य जो है उसे अलगाने का काम करता है। किससे अलगाने का काम करता? मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण से अलगाने का काम करता। इसके अतिरिक्त अगर आप जाकर के देखें तो ये
आधुनिक सांस्कृतिक जागरण प्रबोधनकालीन चिंतन के मूल्यों को भी धारण करता हुआ आता, और प्रबोधनकालीन चिंतन के मूल्यों को धारण करना, प्रबोधनकालीन चिंतन समझते हैं या नहीं? 18th सेंचुरी के लास्ट में अगर आप देखें तो 18th सेंचुरी के अंत में हॉब्स लॉक रूसो का आगमन होता। हॉब्स लॉक रूसो किसका प्रतिनिधित्व करते? और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, नारी स्वातंत्र, नारीश्वत्व, व्यक्ति स्वातंत्र, व्यक्ति स्वातंत्र, जनतांत्रिक मूल्य, ये जो पश्चिमी उदारवादी चिंतन के मूल्य हैं, जिन मूल्यों की झलक कहां मिलती है, इनका संबंध किससे जाकर जुड़ता है? इन मूल्यों का तो नवोदित मध्य वर्ग और उनकी उसकी आकांक्षाओं से। और इसकी आरंभिक झलक कहां मिलती है? इसकी आरंभिक झलक आपको मिलती है 1776 के अमेरिकी क्रांति में और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। ये बातें स्पष्ट हुई? तो ये जो प्रबोधनकालीन चिंतन है, यह प्रभाव जो है मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण और पश्चिमी रेनेसां से इसे क्या करता? पश्चिमी रेनेसां से इसे अलगाता है। बातें स्पष्ट हुई? तो सवाल यह उठता, क्या रामविलास शर्मा के इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाए? बतलाइए, क्या इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि भारतीय मार्क्सवादी जो हैं प्योरली मार्क्सवादी हैं ही नहीं, वो मार्क्सवादी राष्ट्रवादी हैं। और उनके स्टडीज पर
उनकी राइटिंग्स पर यह प्रभाव आपको स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता हुआ आता, क्योंकि यहां तक जितनी चर्चा हुई, इस चर्चा से तो यह स्पष्ट है, इस चर्चा से यह सीधे सीधे स्पष्ट है कि भक्ति काल मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण पश्चिमी रेनेसां के समकक्ष है और 19वीं शताब्दी का जागरण जो है वह प्रबोधनकालीन चिंतन के कहीं ज्यादा करीब दिखाई पड़ता। लेकिन ऐसा है नहीं, नहीं, नहीं। भक्ति आंदोलन को मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण को रेनेसां के समकक्ष मानना उचित नहीं है। और क्यों इसे रेनेसां के समकक्ष मानना उचित नहीं है, इसके कारण क्या है? तो अगर इसके कारणों की ओर जाएं तो पहला फर्क आपको दिखता परिणामों के धरातल पर। परिणामों के धरातल पर क्या भिन्नता दिखाई पड़ती? नहीं। तो परिणामों के धरातल पर आपको भिन्नता दिखाई पड़ेगी भक्ति आंदोलन के बाद भी भारत में मध्यकाल की निरंतरता दिखाई पड़ती। जबकि रेनेसां ने क्या किया? रेनेसां ने पश्चिम को मध्य युग से बाहर निकाला और आधुनिक युग में प्रवेश दिलाना। रेनेसां ने मध्य युग से बाहर को निकाला पश्चिम को और आधुनिक युग में प्रवेश दिलाया। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इंपैक्ट जो है अलग अलग रहा दोनों का, नहीं। दूसरा अगर देखें तो रेनेसां के साथ पश्चिम में चिंतन पद्धति में बदलाव आता। तर्क, बौद्धिकता, मानव केंद्रित चिंतन, मानव केंद्रित धर्मनिरपेक्ष चिंतन, नहीं। अगर इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो आगे सामंतवाद का अंत, पूंजीवाद का आविर्भाव,
ये सब उसके लॉजिकल कल्मिनेशन के रूप में सामने आती। लेकिन अगर आप भक्ति काल के संदर्भ में जाकर के देखें तो भक्ति काल के संदर्भ में क्या स्थिति दिखाई पड़ती? नहीं, भक्ति आंदोलन के बाद भी आस्था, भावुकता, सामंती मूल्यों की निरंतरता दिखाई पड़ती। आस्था, भावुकता और सामंती मूल्यों की निरंतरता दिखाई पड़ती है। ये बातें स्पष्ट हुई? तो अगर आप देखें तो इनिशियली ओरिजिनेशन पॉइंट पर आपको सिमिलरिटी दिखाई पड़ती रेनेसां और मध्यकालीन सांस्कृतिक जागरण में, लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जाकर के देखेंगे तो उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस सामने आता है। ऐसा नहीं है कि आस्था को तर्क ने रिप्लेस कर दिया भक्ति आंदोलन के बाद। ऐसा नहीं है कि बौद्धिकता ने भावुकता को रिप्लेस कर दिया। ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी मूल्यों ने सामंती मूल्यों को भक्ति आंदोलन के बाद रिप्लेस कर दिया। कितनी बातें स्पष्ट हुई? अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो एक और बड़ा फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। यहां हमने कहा इंपैक्ट अलग अलग है, नहीं? और इस इंपैक्ट को धर्म, साहित्य, कला, चिंतन, जीवन मूल्य, में बदलाव के व्यापक परिप्रेक्ष्य को बदलाव के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। और यह बदलाव जो है देश विशेष तक सीमित नहीं है। यह बदलाव जो है वह पूरी दुनिया में बदलाव का आधार तैयार करता है। इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई या यहां तक में कोई डाउट है? अगर है तो पूछ लें। मतलब आप अगर गौर करें तो कबीर से लेकर के सूर, तुलसी और मीरा तक क्या कोई सामंती व्यवस्था और सामंती मूल्यों के विरोध में खड़े हैं क्या? बतलाइए। इनमें से किन्हीं ने इनमें से किन्हीं ने सामंती मूल्यों को नकारा क्या? सामंती व्यवस्था को नकारा क्या?
इसके उलट आप जाकर के देखें तो इनके यहां सामंती मूल्यों की स्वीकृति आपको दिखाई पड़ेगी। बेसिकली इनका विरोध सामंती मूल्यों और सामंती व्यवस्था से नहीं है, इनका विरोध किससे है? सामंती व्यवस्था के अमानवीय स्वरूप से है। सामंती व्यवस्था का विरोध एक चीज है और सामंती व्यवस्था के अमानवीय स्वरूप का विरोध दूसरी चीज। सामंती व्यवस्था के अमानवीय स्वरूप का विरोध करते हुए ये व्यवस्था को उस सामंती व्यवस्था को मानवीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करते। कबीर के यहां जो अमर देसुआ है, जायसी के यहां जो सिंहल लोक है, सूर के यहां जो बैकुंठ है, गोकुल है, और तुलसी के यहां जो राम राज्य है, ये सब उस सामंती व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए आते, सामंती व्यवस्था के आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हुए आते, जो अपने स्वरूप में मानवीय है। अब अगर यहां पर आकर के देखें, बढ़ूं यहां से आगे, अब अगर यहां से आगे बढ़े तो अगला प्रश्न क्या उभरता? अगला प्रश्न उभर करके आता 19वीं शताब्दी का नवजागरण। आधुनिक सांस्कृतिक जागरण। उन्नीसवीं सदी, जिसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी कहते, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते, जिसके लिए भारतीय नवजागरण शब्द का भी इस्तेमाल होता। भारतीय नवजागरण जो है पश्चिमी रेनेसां के समकक्ष है। यह वेस्टर्न रेनेसां के करीब है, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे यह पश्चिमी रेनेसां से भिन्न भी है। पश्चिमी रेनेसां के समकक्ष। क्यों मैंने कहा यह पश्चिमी रेनेसां के समकक्ष है? तो इसके पीछे रीजन यह है, यहां से मानव केंद्रित चिंतन की शुरुआत होती, यहां से धर्मनिरपेक्ष चिंतन की शुरुआत होती है। यहां पर आकर के देखें, तर्क और बौद्धिकता को प्रधानता मिलती है। यहां पर आकर के
तर्क और बौद्धिकता को प्रधानता मिलती है। यहां पर